हेलो फ्रेंड, तो हम आ चुके हैं आज और एक नई वीडियो लेकर के। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अशोक ने किस प्रकार अपने 99 भाइयों को मार करके अगम के कुएं में फेंक दिया था। तो आज हम उसके आगे की कहानी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अशोक की कुल कितनी पत्नियां थी आपको वो बता दे पहले। पत्नियां तो पहली थी देवी, महादेवी, असंधिमित्रा, और कारुवकी। तिस्रसा और पद्मावती। ये कुल 6 पत्नियां थी, ठीक। और इनके कुल 4 संतानें थी। पहला महिंद्रा, तिवारा और एक पुत्री थी संघमित्रा। तो ये पुत्री थी महिंद्रा, तिवारा और कुणाल। ये था कुणाल। ये कुल 3 लड़के थे और एक लड़की थी। तो अब क्या हुआ कि ये इनका परिवार था। अब कहानी कहाँ शुरू होती है? कलिंग से। कलिंग के राजा थे सामंथा महापद्म नावा। ये कलिंग के राजा थे। और अशोक से पहले उसके साम्राज्य में जितने राजा हुए सब ने कलिंग पे विजय पानी चाहिए, लेकिन किसी ने विजय नहीं पा सकी। तो अशोक ने क्या किया? शपथ लिया कि मैं कलिंग पे विजय हासिल करूँगा। तब क्या हुआ कि कलिंग पर युद्ध के लिए ऐलान हो गया। अब युद्ध के बारे में आपको बता दें कि कलिंग पर युद्ध के लिए ऐलान हो गया। तो क्या हुआ था कि अब इधर अशोक की सेना थी और इधर सामंथा महापद्म नावा की सेना थी, कलिंग। तो इधर थी। अब कलिंग के युद्ध की जो रणनीति थी वो क्या होती थी, जिससे कि हर राजा हार जाता था। इसमें क्या होता था कि इसमें जो किसान होते थे, जो वहाँ के युवा होते थे और सेना सब मिल कर के अपने विरोधी राजा से, मतलब जो दुश्मन होते थे, दुश्मन राजा, उससे युद्ध करते थे। अब क्या था कि ये चीज़ चाणक्य को पता थी। तब चाणक्य के अनुसार अशोक की सेना को बनाया गया। उसमें क्या हुआ, पहले जो गुलाम थे और जो भी वहाँ पे कैदी मजदूर जो भी थे, दास थे, उन सबको क्या किया गया? आगे कर दिया गया। और पीछे इसकी जो मेन आर्मी थी, इसकी जो सेना थी, मुख्य सेना जो कि इनकी मेन सेना थी, तो उससे इन्होंने बाद में हमला करना चाहा था। अब क्या हुआ था, जब इनसे युद्ध हुआ, इधर से इनकी सेना और इनके बीच युद्ध हुआ, तो कलिंग के लोग जीत गए, यानी कि कलिंग का राजा जीत गया। अब उन्होंने क्या किया कि वो अपना जश्न मनाते हुए जाने लगे और वहाँ पे अपना जश्न मनाने लगे। तब क्या हुआ, चाणक्य ने आदेश दिया कि अब क्या करो कि तुम्हारे गुलाम तो मारे जा चुके हैं और उसके बहुत सारे सैनिक और बहुत सारे मजदूर जितने थे उसकी सेना में बहुत से लोग कम हो चुके हैं। अब क्या करो, अब तुम इन पे हमला कर दो। अब अशोक अपनी सेना लेकर पहुँचे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मारकाट हो गया, बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया। तब क्या हुआ, वहाँ पे लाशें ही लाशें बिछ गई। अब अशोक अपना चले आए अपने साम्राज्य। अब यहाँ पे इनको विजय मिल गया था, अब ये अपना जश्न मना रहे थे। अब इनकी एक मुलाकात होती है एक बौद्ध भिक्षु से, जिनका नाम था निग्रोध। अब इनसे मुलाकात हुई। निग्रोध ने वहाँ का मंजर देखा और फिर इनसे पूछा कि क्या आपने ये सही किया?
तब अशोक ने कहा कि मेरे किसी भी राजा ने आज तक इस पर विजय नहीं पाई थी और आज मैंने इसे जीत लिया, यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मूल्य दिन है। तब क्या हुआ कि सामंथा महापद्म नावा के राज्य कलिंग में जो युद्ध उनसे लड़े थे, अब निग्रोध ने कहा कि चलो मैं तुम्हें वहाँ का मंजर दिखाता हूँ। वहाँ पे ले गए और फिर निग्रोध ने उन्हें वहाँ बताया कि इसमें तुमने कितने परिवारों को उजाड़ दिया, कितने बच्चों को मार दिया, कितने औरतों को, कितना वहाँ पे बहुत ज़्यादा मारकाट हुआ। वहाँ जितने लोग उस जश्न में शामिल थे सबको एक तरफ से इनकी सेना ने काट दिया था, पूरी पूरी लाशें बिछ गई थी। और जब निग्रोध ने सब कुछ उन्हें बताया तो वहाँ पे निग्रोध ने एक नाम दिया अशोक को। क्या नाम दिया था? चंड अशोक। चंड अशोक। चंड अशोक नाम किसने दिया अशोक को? निग्रोध ने। तब यहाँ पे निग्रोध से प्रभावित हुए और फिर ये निग्रोध के साथ चले गए। तो इनकी दीक्षा हुई। अब दीक्षा जिन्होंने कराई थी वो, उनका नाम था उपगुप्ता। उपगुप्ता। अब ये निग्रोध से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब ये उनके साथ चले गए, इनकी दीक्षा हुई, जिसकी दीक्षा इनकी दीक्षा किसने कराई? उपगुप्ता ने। तब इन्हें सब कुछ ज्ञान हुआ। अब इन्होंने अपने राज्य में एक सम्मेलन करवाया, जो कि इनका जो सम्मेलन था मौर्य वंश का, वो तीसरा सम्मेलन था। क्या था? तीसरा सम्मेलन था। तीसरा सम्मेलन तब मोगली पुत्र तिस्सा के अध्यक्षता में हुआ था। किसका? मोगली पुत्र तिस्सा। इसका जो अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्सा थे। ये धर्म गुरु थे किसके? अशोक के। अब क्या था? तो अब पहला बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ था अजातशत्रु के समय। अजातशत्रु के समय पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ था। और दूसरा बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? तो काला अशोक के समय। काला अशोक के समय दूसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था। अब क्या हुआ? तब अब यहाँ से अशोक अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को, इन दोनों को लेकर के धर्म के प्रचार के लिए निकल गए। अब क्या हुआ? इन्होंने एक योजना शुरू की। धम्म का प्रारंभ इन्होंने किया, धम्म का प्रचार करना शुरू किया। अब ये धम्म होता क्या है? धम्म होता है मतलब कि दूसरे धर्मों की सम्मान करना, दूसरे धर्मों का सम्मान करना, लोगों का आदर करना, एक दूसरे में बराबर का भाव रखना, मतलब ऊंच नीच की भाव न रखना, समानता बनाए रखना। तो ये सब इनके में था। तब इनके प्रचार के लिए इन्होंने अपनी पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका भेज दिया। तो अब क्या है कि इससे पहले क्या था कि जब इन्हें भेजने से पहले जो अशोक थे वो नेपाल गए थे और ये फिर गए थे बिहार में, बिहार के बोधगया में। बोधगया, जिसको आज बिहार में गया के नाम से जाना जाता है। जब ये वहाँ गए थे तो इन्होंने वहाँ पे 1/20% का कर घटा दिया था। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 0.05% कर को कम करा दिया था, जो कि वहाँ के राजा वहाँ के लोगों से लिया करता था। तब इसके बाद क्या हुआ कि धम्म का जो प्रारंभ था उसमें जो धम्म महामात्र चुने जाते थे। धम्म महामात्र। अब ये धम्म महामात्र क्या होता है? धम्म के प्रचार के लिए जिस व्यक्ति को चुना जाता था उसको धम्म महामात्र कहा जाता था। तो ये लोग अलग अलग क्षेत्रों में अपने इस धम्म के प्रचार के लिए निकल जाते थे। अब क्या हुआ कि इन्होंने अपने समय में
अभिलेख लिखवाया था, जिसको कि लोग स्तंभ समझ करके छोड़ देते थे। तो अभिलेख लिखवाने के लिए जो अशोक थे वो प्रभावित किससे हुए थे? डेरियन से। डेरियन यह ईरान का राजा था, पर्सिया का। यह पर्सिया का राजा था। यह अपने यहाँ लेख लिखवाता था, जो इसने किया, जिस चीज़ का निर्माण करा उसके विषय में वहाँ पे लिखवा करके वहाँ पे एक स्तंभ गड़वा देता था, या शिलालेख गड़वा देता था, या अभिलेख लिखवाता था। तो वहाँ पे इसलिए करता था ताकि पीछे के लोग इसको जान सके। और जो अशोक ने जो स्तंभ जो भी अभिलेख लिखवाया था उसको खोजा किसने? डी फेंथलर। क्या नाम था उनका? टी फेंथलर। टी फेंथलर। इन्होंने स्तंभ को खोजा था, मगर पढ़ा किसने था? पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस ने। किसने? जेम्स प्रिंसेस ने। जेम्स प्रिंसेस। जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। हुआ क्या था कि जो अब उसे लोग खम्बा समझ करके, आने जाने वाले लोग उसे लोग खम्बा समझते थे, और उसे खम्बा समझ करके छोड़कर इधर उधर चले जाते थे, उस पर ध्यान ही नहीं देते थे। तो क्या हुआ कि एक बार जेम्स प्रिंसेस यहाँ पे घूमने आए थे। अब वो घूमते घूमते उनकी नज़र इस पत्थर पर पड़ी और उन्होंने देखा कि इस पर कुछ लिखा हुआ है। तो उन्होंने इसे पढ़ा और फिर लोगों में फिर ये बात फैली, तब लोग जाने कि नहीं, ये अशोक ने लिखवाया है। अपने निर्माण कार्य या जो भी उसने कार्य किया उन्होंने उसके दौरान ये सभी चीज़ें लिखवाई थी। तो ये तब जाकर के लोगों को समझ में आया कि ये उन्होंने अभिलेख लिखवाया था। अब क्या होता है कि मतलब अभिलेख जब लिखवा रहे थे, जब 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में जब जेम्स प्रिंसेस ने जब इसे पढ़ा था, तो इस पर जब इसकी जब अभिलेख जब मिलनी शुरू हुई, जब लोगों ने खोजना शुरू किया, जब लोग जाने, जब लोगों ने खोजा, तो उस पर एक नई भाषा लिखी थी, बल्कि उस पर अरामाइक, ब्राह्मी, प्राकृत और ग्रीक, ये 4 भाषाओं का यूज किया गया था। ज़्यादातर इन्हीं भाषाओं का यूज किया गया था उस अभिलेख को लिखने में। तो यहाँ पे अशोक का पूरा जो कहानी है वो ख़त्म हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।